नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IMU-CT का जो पुराना पेपर था, मतलब कि 2022 वाला पेपर था, उसका पैटर्न कैसा था, उसमें कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स कम पूछे गए थे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि 2023 में क्या पूछा जा सकता है। वैसे अगर आप देखोगे तो मैंने 2021 का भी एक वीडियो बनाया हुआ था। 2021 में जो IMU-CT का पेपर था उसमें कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि 2023 का पेपर कैसा होने वाला है। ये जो पेपर है ये एक्चुअल रियल प्रीवियस ईयर पेपर है जो RTI के थ्रू हम लोगों ने निकाला था और मैं उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करने वाला हूँ। अगर आप एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हो, ढंग से अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो देखो बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर 11th क्लास से ज़्यादा आता है या 12th क्लास से ज़्यादा आता है। पहली बात तो मैंने हर वीडियो में बोला है कि कभी 11th से ज़्यादा आता है और कभी 12th से ज़्यादा आता है। जैसे अगर आप 2021 वाला वीडियो देखोगे तो उसमें 11th क्लास का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। इस बार 12th क्लास का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे टॉपिक 12th क्लास के हैं और मैंने मेंशन भी करे हुए हैं कि कौन से टॉपिक हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये रैंडम हो सकते हैं, टॉपिक थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया था। तो मैट्रिक्स में देखते हैं। मैट्रिक्स में 3 क्वेश्चन थे। एक तो बिल्कुल सिंपल ऑर्डर बेस्ड था, दूसरा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था और तीसरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जिसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालनी होती है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले पता है आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाओगे। फिर डिटर्मिनेंट का जो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे जो कि मतलब बेसिकली 4 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड, जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है ना, NS नीचे आ जाता है, NA ऊपर आ जाता है, वो वाली डेफिनेशन, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, बल्कि 3 नहीं 4 क्वेश्चन थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन थे ऑर्डर और डिग्री के। एक था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के ऊपर और एक क्वेश्चन था जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर। इसके बाद एक क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो कि मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड था। और देखेंगे तो ITF से आता है एक क्वेश्चन, बल्कि 2 क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही सेक इनवर्स ऑफ -x की इस तरीके की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और 2 क्वेश्चन थे, एक ये वाली प्रॉपर्टी थी, एक दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन थे, एक बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड और एक फॉर्मूला बेस्ड था। और एक क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा डिफिकल्ट था जो रिडक्शन फॉर्मूला था साइन पावर nx का, जिसको कि हम लोग n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन था। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन था जो इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, -a2 + a fx dx वाली प्रॉपर्टी होती है, सीधे सीधे वही प्रॉपर्टी पूछ ली गई थी। एरिया अंडर द कर्व का एक इजी सा क्वेश्चन था, एरिया ट्रेसिंग करनी थी और बहुत आराम से निकल जाता। LPP के क्वेश्चन जो थे, 2 क्वेश्चन LPP के थे, लेकिन दोनों ही डेफिनेशन बेस्ड थे कि फिजिबल रीजन क्या होता है, जो डेफिनेशंस होती हैं बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड थे। वेक्टर के 4 क्वेश्चन थे, एक तो कोई इनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन ही पूछ ली गई थी, उसके अलावा एक क्वेश्चन था पैरेलल वेक्टर के ऊपर, एक था परपेंडिकुलर वेक्टर के ऊपर जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर था। और 3D का जो क्वेश्चन था, 3D का एक ही क्वेश्चन था जो कि डायरेक्शन रेशियो बेस्ड था। तो अगर हम 12th क्लास को थोड़ा ढंग से देखें कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, देखो अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन और भी थे जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन वो फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड थे। तो अगर आप केवल ITF फंक्शन से देखोगे तो आपको कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4 क्वेश्चन आपको ITF और फंक्शन से दिख रहे हैं। इस बार लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इवन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनेगा का। मतलब कि डिफरेंशियल कैलकुलस से इस बार 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस से देखोगे तो आपको दिखेंगे 1 2 3 4 और 5, इंटीग्रल कैलकुलस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेक्टर 3D में देखोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 5 क्वेश्चन वेक्टर 3D से पूछे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से पूछे गए थे जो कि सीधे सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड थे। और प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 थे, तो अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस से देखोगे तो 4 और 4 8 क्वेश्चन थे, बल्कि 9 क्वेश्चन 50 में से 9 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है।
देख लो इंटीग्रल कैलकुलस की कितनी इंपॉर्टेंस है, 50 में से 9 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के थे। और वेक्टर 3D का अपना इंपॉर्टेंस आपको दिख ही रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट प्रोबेबिलिटी इन सब का डेटा आपको दिख रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आगे आते हैं 11th क्लास से क्या पूछा गया, तो 11th क्लास से काफ़ी कम क्वेश्चन थे। इस बार क्वाड्रेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ट्रिगो से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन थे। एक तो सीधा सीधा हेरोन्स फॉर्मूला ही पूछ लिया था, और एक एंगल मेजरमेंट का था। मतलब ये पूछा गया था कि एक सर्कल को अगर हम 360 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना डिग्री होगा, ये पूछा गया था। सर्कल के 2 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन देकर के सेंटर पूछ लिया गया था, और दूसरे केस में आपसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डेफिनेशन पूछी गई थी। कोनिक सेक्शन का एक बिल्कुल जनरल इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें पूछा जा रहा था कि जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 क्वेश्चन थे और बहुत इजी। एक में तो इमेजिनरी पार्टी पूछा गया था, एक इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था, एक मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, और एक था, बल्कि 2 क्वेश्चन थे आयोटा की प्रॉपर्टी में। मतलब 5 क्वेश्चन थे टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर से। और सीक्वेंस एंड सीरीज से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एपी और जीपी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप 2021 वाला वीडियो ऊपर देखोगे और इस वीडियो को कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें से कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें अनकॉमन होंगी। इस पूरे पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको देख करके हमें ये पता चल रहा है कि पिछली बार 12th क्लास से ज़्यादा पूछा गया था, तो इस बार चांसेस हैं कि 11th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाए। और जो चीज़ें पहले पूछी गई थी, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें बहुत कम पूछा गया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इस बार डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल नहीं पूछा गया, क्वाड्रेटिक नहीं पूछा गया, कोनिक सेक्शन और सर्कल स्ट्रेट लाइन ये नहीं पूछा गया। तो इस बार चांसेस है कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि हर बार वो ऐसा करते हैं कि एक बार किसी टॉपिक से पूछेंगे तो दूसरी बार किसी टॉपिक से पूछेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको चाहिए कि मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, ठीक है, और स्ट्रैटेजी मतलब डीपर लेवल का स्ट्रैटेजी, हवाबाजी वाली स्ट्रैटेजी की हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए जिससे आप मैथ्स में 50 में से कम 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आओ, कम से कम 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आओ। और अगर आप देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। इसके अलावा हम आगे कुछ और वीडियोस भी लेकर के आएंगे, जिसमें मैं फिजिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारा 15 मार्च वाला बैच ज्वाइन कर लो, जो अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ही नॉमिनल है यार। आप अगर देखोगे तो जो सैलरी आपको मिलने वाली है ना, फीस उसका 1/10 भी नहीं है, ठीक है। एक महीने की सैलरी का 1/10 भी फीस नहीं मिल रही होगी आपको, तो बहुत कम है, बहुत सही इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि अगर ये एक बार निकल गया ना, ये वाला टाइम एक बार निकल गया, 3 महीने आप इसको नहीं यूटिलाइज़ कर पाए, तो फिर आपको कम से कम 6 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा। और 6 महीने की सैलरी और ये वाली फ़ीस अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ओके गाइज, सो जस्ट थिंक अबाउट इट, टाइम इज़ मनी, इन्वेस्ट योर टाइम एंड इन्वेस्ट योर मनी एज वेल, और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो, तो जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं बनाऊंगा उसको बहुत ध्यान से फोकस करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।